ओके माय डियर, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ना, इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग डिस्कस किया था कि उसके जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि उसका रीहीटिंग से क्या होता है। तो इसको एक बार देखते हुए चलते हैं कि रीहीटिंग जो होता है, रीहीटिंग से क्या है। रीहीटिंग को समझिए। रीहीटिंग से हमने वही डिस्कस किया था कि जब रीहीट करते हैं तो रीहीट से क्या होता है कि जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है रैंकाइन साइकिल की। ठीक। तो ये जो है मेथड है, मेथड हमने क्या क्या बताया था इंक्रीज करने का। रीहीट, रीहीट करना रैंकाइन साइकिल को, रीजनरेटिव, फिर रीहीट एंड रीजनरेटिव। ये मेथड हैं इम्प्रूव करने के रैंकाइन साइकिल के एफिशिएंसी को और साथ साथ वर्क को भी। ठीक है। समटाइम्स वर्क इंक्रीज होते हैं, समटाइम वर्क डिक्रीज होते हैं। और दो चीज़ स्टार्टिंग में हमने और पढ़ लिया था कि कंडेंसर प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, बॉयलर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, और सुपर हीटेड टेम्परेचर रहेगा तो भी हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, ये सारी चीज़ें मेंशन है कि हमको ये पढ़ना है। सिलेबस में ऐसे मेंशन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और रीहीट चल रहा है। तो रीहीटिंग का जो हमने जितना पढ़ा था वो ये सारी चीज़ें थी। तो अभी को फिर से थोड़ा सा देखते हुए फिर चलते हैं। ठीक है। तो रीहीटिंग का जो मेन मोटिव है, जो ये रीहीटिंग है, रीहीटिंग साइकिल में ये हमारा हमने क्या बताया था कि जो बॉयलर है, दिस इज द बॉयलर। बॉयलर से वाट इसमें जो है हमारा क्या हो रहा है, हीट जो है, हीट इसमें हमारा सप्लाई हो रहा है। हीट सप्लाई होने से क्या हो रहा है कि जो है हमारा बॉयलर में जो वाटर वो हीट अप होने की वजह से वो क्या हो रहा है कि स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वो हाई प्रेशर टेम्परेचर में जा रहा है। हाई प्रेशर टेम्परेचर में जाके वो अपना काम करना शुरू कर रहा है। फिर जो रेस्ट स्टीम बच रहा है वो रिटर्न कहाँ जा रहा है, रीहीटर में। रीहीटर से कहाँ रिटर्न हो जा रहा है, फिर से लोअर प्रेशर टेम्परेचर में। और लोअर प्रेशर टेम्परेचर से कहाँ चल कर चला आ रहा है, वो आ रहा है निकल के कंडेंस होने के लिए। कंडेंसर का काम बताया था कि जो है कंडेंसर हीट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ठीक है। फिर पंप के पास आता है, पंप सैचुरेटेड लिक्विड को दोबारा कहाँ भेज देता है, बॉयलर में भेज देता है। तो ये सारी चीज़ें जब डिस्कस करते वक्त हमने जब बताया था, हमने ये डिस्कस किया था कि भैया जब हमारा हीट सप्लाई होगा तो उस टाइम जो प्रेशर क्या होगा वो कांस्टेंट होगा। हीट रिजेक्शन होगा तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टरबाइन की बात करेंगे जो एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। पंप की बात करें तो क्या होगी, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। तो आइसेंट्रोपिक जब हमारा बात होगा तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा टरबाइन में, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा पंप में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुआ था। सिमिलरली हमारा इस वाले केस में भी वही होगा, आइसेंट्रोपिक कम एक्सपेंशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हमने अब ग्राफ को बता दें जरा, ग्राफ को सभी लोगों को स्टीम टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। स्टीम टेबल अगर आप यूज़ करते हैं, स्टीम टेबल अगर आपको नहीं यूज़ करने आता है तो आप यूज़ करना सीख लीजिए। विदाउट स्टीम टेबल आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पे टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ये हमारा कर्व बना हुआ है। तो हमारा जो जनरल हमारा जो इक्वेशन है वो 1 से जाता है 2, 2 आ रहा है, मतलब ये जो केस है। फिर हमारा रीहीटिंग रीहीटिंग हो रहा है तो 2 क्या चला जा रहा है, 3 चला जा रहा है। अब 3 के बाद कहाँ आ जा रहा है, 4। दैट इज अ लोअर प्रेशर टेम्परेचर। ये हमारा लोअर प्रेशर टेम्परेचर है, टेम्परेचर टर्बाइन है। यहाँ पे हमारा हायर प्रेशर टेम्परेचर टर्बाइन है, और यहाँ पे रीहीटिंग हो रहा है। फिर 4, अब देखिए ये जो डॉट डॉट करके आ रहा है ये हमारा हायर प्रेशर टर्बाइन का सिंबल है। फिर हमारा यहाँ से हम जब मूव कर रहे हैं तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हो रहा है समथिंग। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि ड्राइनेस फ्रैक्शन शुड बी मोर देन 0.9 होना चाहिए, जिसकी तो अगर इतना जितना अच्छा होगा उससे हमारा क्या होगा, अगर हमारा जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर कम होता जाए, अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होता जाएगा तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर कंटेंट आएगा। मॉइस्चर कंटेंट आएगा तो जाके हमारे स्टीम के टरबाइन के ब्लेड पे जाके मिलेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, कोरोजन आ जाएगा, इरोजन होना लगेगा, ब्लेड जो है खराब होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हर केस में, हर हाल में हमारा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, 0.9 से ज़्यादा हो। अब 0.9 से ज़्यादा क्यों है वो ये समझिए कि
ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो से लेके कहाँ तक होती है, जीरो से लेके जीरो वन तक होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे वन होती है इस वाले एक्सिस पे, और ये वाले क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये समझ रहे होंगे आप। ठीक। अब हमारा क्या है, कंडेंसर प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो कंडेंसर प्रेशर में क्या है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और यहाँ से तक। देखो दो चीजें हैं समझने के लिए। ठीक है, एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो ही रहा है, दिख रहा है एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये जो प्रेशर होता है हमारा जो है, ये कौन सा प्रेशर है, बॉयलर प्रेशर है। लेकिन कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको आपको समझना है, जो मैं आपको भी समझाऊंगा। तो आप नोट करेंगे, नोट का बाद में नोट करेंगे, पहले मैं आपको बताते चलूँ कि नोट क्या है। पी हमारा ये पी आई, पी आई क्या है बेटा, पी आई को समझना है। पी आई इज द बॉयलर प्रेशर। एक्चुअली क्या है, बॉयलर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर। ठीक है, बॉयलर प्रेशर। अब जो बॉयलर प्रेशर है वो हमेशा इसके 20 to 25% ऑफ मेन बॉयलर प्रेशर, बिकॉज बिकॉज द रिजल्ट बिकॉज द रिजल्ट ऑप्टेंस आर ऑप्टिमम। कहने का मतलब ये है कि जो रीहीटर है जो रीहीटर है, अब रीहीटर का जो प्रेशर होगा ना, वो जो प्रेशर होगा वो 20 to 25% प्रेशर किसका होगा, 20 to 25% प्रेशर किसका होगा, बॉयलर के प्रेशर के बराबर होगा। मतलब जितना भी इसका प्रेशर होगा वो किसके ज्यादा, किससे होगा, 20 to 25% इसके ज्यादा होगा। किसके लिए ऐसा हम करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, इसलिए ताकि हमको ऑप्टिमम वैल्यू जो है मिल सके, ऑप्टिमम वैल्यू मिल सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इस बार देखिए ब्रशअप करते हुए चलते हैं, ताकि जो प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने किया है उसको थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें अभी हमारा जो है इफेक्ट देखेंगे कि इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ रीहीटिंग, रीहीटिंग से क्या क्या होता है, क्या क्या हमको मिल रहा होता है। मेजर इज ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर ये पॉइंट जानते हैं तो आप लिख सकते हैं इजली से। तो देखिए क्या क्या इफेक्ट होता है अगर हम जो है रीहीटिंग करते हैं, तो रीहीटिंग करने से क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं। रीहीटिंग करेंगे तो रीहीटिंग करने से हमारा जो टरबाइन का वर्क है वो क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब कैसे इंक्रीज हो रहा है, प्रीवियस स्लाइड में आप आप ग्राफ अगर बनाए हो, अगर आपके सामने ग्राफ हो तो आप उस ग्राफ में देखिए जो टरबाइन का वर्क देने का, प्रोड्यूस करने का जो जनरल जो था, और रीहीटिंग की बात क्या है, वो एरिया बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमको ये दिख रहा है कि वर्क टरबाइन क्या है, इंक्रीज कर रहा है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर, अच्छा ये रुकिए, ये अभी दिखा रहा हूँ। पंप जो है, पंप क्या होगा उसका, एज इट इज सेम रहेगा। हीट सप्लाई क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यू रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये चार पैरामीटर आपके सामने दिख रहे हैं, इंक्रीज, और टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर जो है मीन, जिसको मीन टेम्परेचर बोलते हैं, मीन टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये इंक्रीज कर रही हैं, इसको मैं भी आपको ग्राफ में दिखा रहा हूँ, इसको एक बार समझ लीजिए। ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि हीट सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमने आपसे बोला कि बेटा हीट सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप जो है देख सकते हैं, देखिए जनरली हीट सप्लाई यहाँ हो रहा था, ठीक, ये एरिया पूरा हीट सप्लाई हो रहा था, लेकिन रीहीट करने से ये एरिया बढ़ गया। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हमने बोल दिया कि हीट सप्लाई इंक्रीज करेगा, तो हीट सप्लाई ये हमारा क्या, इंक्रीज है। अब कह रहा है हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, तो सी देखिए कि जनरली अगर ऐसे होता तो ये हमारा यहाँ पे हीट रिएक्शन हो रहा होता, लेकिन अभी ऐसे रीहीटिंग करने की वजह से इतना एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये भी क्लियर हो गया कि हाँ हीट रिजेक्शन हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। रीहीटिंग करेंगे तो हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, हीट सप्लाई भी इंक्रीज होगा, हीट रिजेक्शन भी। अब देखो टरबाइन की बात करें कि टरबाइन इंक्रीज कर रहा है, तो देखो समझो, ग्राफ को देखो समझो, देखो अगर जनरली हम इसकी बात करें तो इतना था, हीटिंग करने में इतना वॉल्यूम एरिया बढ़ गया, मतलब कहीं कहीं हमारा जो है वर्क टरबाइन क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है। क्योंकि भैया पहले टरबाइन वन था, हाई प्रेशर, अभी क्या हो रहा है, दो हो जा रहा है ना, एक वन है, टूर कर लो इसको, दो टरबाइन का वर्क मिल रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है। अब एक बार देखेंगे पंप, पंप सेम है,
पंप में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए ये सेम है, चाहे रीहीटिंग हुआ या फिर जनरल हुआ, दोनों केस में क्या है, ये सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम रहेगा। अब एक चीज और सेम है, वो है हमारा क्या है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिएक्शन। तो वो देखिए आप क्या है, वो भी हमारा क्या है, सेम ही है, दोनों केस में सेम है। ये चीज सेम है ना, भले ही आपको ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिख रहा है, भले ही आपको इंक्रीमेंट दिख रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है बेटा, वो तो कांस्टेंट है ना। वो क्या है, वो देखिए, वो कौन समान है। तो ये चीज़ें हो गई। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वेरी गुड, नाइस। मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात है वो भी समझना हमको जरूरी है कि हाँ, हम तो ये जान गए कि हाँ सर सही कह रहे हैं कि हाँ, जो मीन हीट एडिशन है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है, वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। बट कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि ऑलवेज इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है ये जानना जरूरी है। हम ये तो बोल सकते हैं कि जो है मे बी इंक्रीज करेगा, मे बी डिक्रीज करेगा, लेकिन वो हमेशा नहीं करेगा। लेकिन अगर हमेशा नहीं करेगा तो क्यों हमेशा नहीं करेगा, ये जान लीजिए। और करता है, अगर इंक्रीज कर हमेशा करा रहा है तो उसका रीजन क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जब हमारा जो मीन टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है, घट सकता है, उसका रीजन ये है कि वो तभी इंक्रीज करेगा जब जब जो है हमारा मीन टेम्परेचर ऑफ एडिशन जो है, वो रीहीटर, वो जो हमारा रीहीटर है, उसका जो उसका जो प्रेशर है ना, वो 25 टू 20%, 20-25% किसका होना चाहिए, मेन बॉयलर प्रेशर के से होना चाहिए। अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो डेफिनेटली जो है मीन टेम्परेचर हीट एडिशन क्या होगा, विल बी इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो इट मे बी इंक्रीज, इट मे बी डिक्रीज, मे बी इंक्रीज, मे बी सॉरी, मे बी डिक्रीज, मे बी इंक्रीज। ठीक, ठीक, गुड, 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 गुड। डोंट रेज योर हैंड, इफ एनी हैड डाउट, मतलब लास्ट में भी हम लोग उसको पूछ लेंगे। अब है, चैट बॉक्स में लिख के भेज दो। अब है, अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी तो चैट बॉक्स में लिख के भेजिए आप, ठीक है। अभी लेक्चर जब एंड होगा मैं पढ़ा दूंगा तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट। एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन देखिए, कि बता दें हम आपको, एफिशिएंसी तो हम इंक्रीज ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रीहीटिंग करेंगे रीहीटिंग करेंगे तो एफिशिएंसी तो इंक्रीज होना है, कंफर्म है। और वर्क जो है टरबाइन में क्या इंक्रीज करना है, कंफर्म है, ठीक है, ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन जो है, एक केस मैं बता रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ होना जरूरी है, ये चीज़ होना ही होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। नहीं नहीं, मैं ये, आप समझे नहीं, रुकिए, आप समझे नहीं, रुकिए, मैं बताता हूँ आपको। ओके ओके, एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने जो बताया कि टी जो मिन है, ये जो हमारा वो है टेम्परेचर है, वो सेम रह रहा है, वो कंडेंसर के केस में सेम रह रहा है, ठीक है, वो कंडेंसर के केस में सेम रहेगा माय डियर। कंडेंसर है ना, कंडेंसर के केस में हमारा टी एम आर जो है सेम रह रहा है, मतलब कंडेंसर के केस में जब रिजेक्शन हो रहा है। लेकिन लेकिन हम जब टी एम की बात कर रहे हैं, जो एडिशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जिस टेम्परेचर पे हीट एडिशन हो रहा है, उसमें आप देखोगे ना, तो ये जो जा रहा है लाइन, ये है। तो पहले तो यहाँ आया, फिर ये टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर गया, फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, ये है टीएमए, ठीक है, ठीक है ना, इसको समझिए। हम जो कहें सेम रहेगा, जस्ट हमने जो बताया सेम रहेगा, वो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये कंडेंसर है ना, ये सी हियर, ये कंडेंसर है, ठीक है। ओके 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 ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, सी ओके। तो हम अभी आपको देखिए, एक चीज आपको समझना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा मैं टाइम इस पे देता हूँ।
एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ तो 2 लेक्चर ले रहा हूँ, तो लेकिन ये ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। देखिए टाइम पर एफिशिएंसी, देखिए अगर आपसे कोई कहता है कि अगर आप कहते हैं सर आप तो कह रहे हैं कि घट रहा है बढ़ रहा है, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है, बढ़ाना है, तो बेटा एफिशिएंसी तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, वर्क भी इंक्रीज करेगा, बट हम आपको एक केस बता रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई कह दे कि नहीं ऑलवेज इंक्रीज करेगा, तब आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, ऑलवेज इंक्रीज नहीं करेगा। ऑलवेज इंक्रीज करने के लिए हमको कुछ कंडीशन है, जो हमारा बॉयलर प्रेशर, जो हमारा रीहीटर का प्रेशर होगा, वो हमको उसको 20-25% ऑफ मेन प्रेशर, बॉयलर प्रेशर रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके हमारा जो है ऑलवेज इंक्रीज करेगा, बट नहीं अदरवाइज ऑलवेज इंक्रीज नहीं करेगा। बट 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 अगर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो हमेशा लिखेंगे एफिशिएंसी इंक्रीजेस, एफिशिएंसी इंक्रीजेस हमेशा रखेंगे, कीप इन माइंड दिस जो डिस्कशन, ये जो डिस्कशन हो रहा है, अगर कभी खुदा न खास्ता आपको भगवान ने मौका दिया इंटरव्यू के लिए किसी अच्छी जगह, तो आपके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा, सिर्फ वही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए देखो एफिशिएंसी का एक बार फॉर्मूला देख लेना कि 1 माइनस टी T2/T1 होता है, एक बार बुक में देखना, आप वहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एफिशिएंसी जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला इस टर्म में कंडीशन में आता है, तो उस कंडीशन में देखते हैं तो फिर वहाँ से आता है, एक बार देख लेना, वहाँ बुक में देखना क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा मुझे लेक्चर को आगे बढ़ाना है, लेकिन गुड क्वेश्चन, अच्छा अच्छा लगता है मुझे, रियली बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे बच्चे वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन को क्वेश्चन क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, तो सही लगता है कि हाँ चलो ठीक है पढ़ रहे हो तुम लोग, अच्छा लगता है, ओके। ड्राइनेज फ्रैक्शन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, ड्राइनेज फ्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, ये आपको ग्राफ में दिख गया है, ड्राइनेज फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, ये हमेशा आता है कि अगर ड्राइनेज फ्रैक्शन डिक्रीज किया तो क्या होगा, सीधा सिंपल आंसर ब्लेड का इरोजन होगा, इस टरबाइन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसको ब्लेड में इरोजन आ जाएगा। नोट करना होगा, नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट लेना, स्नैपशॉट लीजिए। द मेन एडवांटेज ऑफ रीहीटिंग इज दैट इट इंक्रीजेस द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द लोअर स्टेज ऑफ टरबाइन एंड thus allowed to use higher boiler pressure. Reheating is a process in which total expansion of the steam takes place in more than one stage, whereas with the reheating of steam in the between the stages. ये चीज है, स्क्रीन शॉट लीजिएगा, ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको ये देखना है कि क्यूएस कैसे निकाल रहे हैं, देखो क्यूएस कैसे निकालना है, हीट सप्लाई कैसे निकाल रहे हैं, हीट सप्लाई निकाल रहे हैं H1 माइनस H6 प्लस H3 माइनस H2, ये करके हमारा हीट सप्लाई निकाल ले रहे हैं। हीट रिजेक्शन, ये जो फॉर्मूला किसका है, हीट सप्लाई का है, और ये क्या है H4 माइनस H5, ये हमारा क्या है, हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे निकाल लेते हैं हीट सप्लाई कितना हीट सप्लाई हो रहा है, ये हमको निकालना है। अगर तो H1, ये H1 से में से माइनस कर दिया हमने H6, यहाँ पे जो H6 आ रहा था उसको हमने माइनस कर दिया, तो हीट ना गया, वो निकल जाएगा। देखिए हीट निकालना है ना, तो आपको पता है ना फॉर्मूला वगैरह तो पता होगा, Q डेल्टा H वाला फॉर्मूला, ठीक है, वहां से हमने ये निकाल लिया, इसका हीट प्लस प्लस H3 माइनस H2, इसका हीट जितना इसमें हीट सप्लाई हो रहा है और जो हीट इसमें सप्लाई हो रहा है, दोनों का जो है ना समेशन लिया तो हमारा क्या निकल जाएगा, हीट सप्लाई निकल जाएगा। हीट और एंथैल्पी में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, बेसिक थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पता है तो आप किताब में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने जब क्लास में चल रही थी क्लास, तो कॉलेज में मैंने इसको डिस्कस किया था। सिमिलरली जब हीट रिजेक्शन निकालना है तो क्या कर रहे थे, H4 माइनस H5 कर रहे थे, तो हमारा हीट रिजेक्शन निकल जा रहा था, यहाँ पे H4 माइनस H5 कर दे रहे थे, H4 माइनस H5 कर रहे थे, वहाँ से हीट रिजेक्शन निकल जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ चीज हमने इफेक्ट पढ़ लिया, ये फॉर्मूलेज आपको फटाफट आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन नहीं दिया रहेगा, आपको ये पता होना चाहिए कैसे हीट सप्लाई या हीट रिजेक्शन निकलता है अगर एंथैल्पी कोई बने क्वेश्चन तो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको नोट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है।
अब यहाँ पे देखिए फाइंड आउट करना है, कि कह रहा है कि फाइंड आउट, एक सेकंड, दिख रहा होगा वापस से आप लोगों को। फाइंड आउट द एफिशिएंसी फॉर हीट एज सोन इन द फिगर वेयर द पंप वर्क इज 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बस समझने के लिए बता रहा हूँ इसको। 14 किलो जूल पर केजी हमारा जो है पंप है। देखिए पंप जो हमको वर्क, पंप से जो हमको वर्क चाहिए होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत कम वर्क हमको पंप से रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए देखो समटाइम्स उसको हम नेग्लेक्ट भी कर देंगे, समटाइम्स उसको हम नेग्लेक्ट भी कर देंगे। और ये अब आगे जब पढ़ेंगे ना, अभी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, जब काफ़ी लेंदी है तो न्यूमेरिकल लगा दे। न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल के लिए आप सभी लोगों से मेरी आपको सभी लोगों को एडवाइस रहेगा कि आप सभी लोगों को जो है स्टीम टेबल देखने आना चाहिए। जिसको नहीं आता है वो कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। स्टीम टेबल आना चाहिए देखने। स्टीम टेबल अगर आपको देखने आता है तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स लगेंगे वो स्टीम टेबल से ही लगेंगे। हमें प्रेशर पता रहेगा, टेम्परेचर पता रहेगा। प्रेशर और टेम्परेचर से जो है हमको टरबाइन का जो है एंथैल्पी और एंट्रोपी हमको वहाँ से निकाल के हम आपको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। जो क्वेश्चन है, तो हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्क जो है, पंप का वर्क दिया हुआ है 14 किलो जूल, ठीक है। बाकी हमको ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे माय डियर आपको ये दिख रहा है H1 दिया हुआ है 3210, मतलब 3210 किलो जूल पर केजी दिया हुआ है। फिर आपको आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे H2 जो है मिल रहा है 2610, फिर H3 है 3470, फिर आपका यहाँ आ गया 2150 और फिर जो है 340 किलो जूल। तो एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो जनरली एफिशिएंसी की जो फार्मूला है वो सी दिस फार्मूला, मतलब एफिशिएंसी बराबर WT1 प्लस WT2 माइनस WP। नेटवर्क आउटपुट निकल गया, ये नेटवर्क आउटपुट हो जाएगा ना पूरा का पूरा, डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड इन बॉयलर प्लस हीट सप्लाइड इन रीहीटर। समझे कि नहीं समझे? यहाँ तक मुझे लगता है पूरा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, आना भी नहीं चाहिए। अब देखो WT1 का फॉर्मूला क्या है, हमको जो है WT1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा WT1 है, ये हमारा WT2 है। यहाँ से हमको WT1 मिल रहा है, यहाँ WT2 मिल रहा है। तो WT1 का निकालना है तो क्या करेंगे, इतने में से इतने को माइनस कर दो तो WT1 आ जाएगा, जहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे 32 10 में से 26 जो है 10 माइनस कर देता हूँ, क्या मिल गया, WT1 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे ही जब हम WT2 निकालेंगे, WT2 निकाल लो तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें है इतना माइनस इतना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वेरी गुड। ये देखो, यहाँ देखो, और देन माइनस वर्क पंप जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है ऊपर का हो गया। अब देखो बेटा, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन, ये आपने कैसे निकालना है, आपने वैसे निकालना है, मैं बताते चल रहा हूँ। अभी जैसे मैंने बताया ना फार्मूला, उस फार्मूले को समझते हैं। ये H1 प्लस तो था, माइनस जो था H2 था। अभी अब दूसरा फार्मूला दिखाया था, मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं दिखा दे रहा हूँ फार्मूला। ये जो फार्मूला डिस्कस किया था यहाँ पे सी, यहाँ से हम हीट सप्लाई, यहाँ से फार्मूला यूज करके, इस फार्मूला को यूज करके हीट सप्लाई हम निकाल रहे हैं इसमें, ठीक है, समझ रहे हो ना। वहाँ से हीट सप्लाई निकाल रहे हैं। अब उसके बाद जो है बस वही वैल्यू उन्हें पुटअप किया, अब पुटअप करके सोल्यूशन इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारा 51 पॉइंट समथिंग परसेंट एफिशिएंसी आ जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, बस समझने के लिए था कि आपको बेसिकली हमको समझाना था हीट सप्लाई अगर और हीट रिजेक्शन कैसे निकाला जाता है, हमको बस इस अपना समझाना, मेरा मेन मोटिव यही था। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी मे बी अभी लग जाएगा, अभी तो टाइम उतना बचा नहीं है, बट फिर भी हम इसको बताते चलते हैं आपको। देखिए रैंकाइन साइकिल में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं माय डियर, वो कुछ न्यूमेरिकल इस तरीके से आएंगे।
देखिए रैंकाइन साइकिल पढ़ लेते हैं। रैंकाइन साइकिल विथ सुपर हीटेड reheat is used in which steam enters to the first stage of turbine at कितना दिया हुआ है देखिए, सिंपल सा है, दिमाग में रब अपने रखिए कि भैया ये जो है हमारा, ये हमारा बॉयलर है। यहाँ से जो है गया तो ये टरबाइन था, पहला टरबाइन, फिर यहाँ से निकला रीहीटर में गया, यहाँ से रीहीटर में आया, रीहीटर से कहाँ गया दूसरी टरबाइन में, यहाँ से निकला तो चला गया कहाँ कंडेंसर में, यहाँ से निकल कहाँ चला पंप से निकल कहाँ चला गया बॉयलर में। अब देखो कह रहा है कि स्टीम एंटर्स टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ टरबाइन एट कितना प्रेशर, एट 8 मेगापिक्सल एंड द 480 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीटेड स्टेट। तो बेटा स्टीम टेबल तो तुमको यूज करना ही पड़ेगा। अब देखो फिर कह रहा है कि एंड एक्सपेंड टू द 0.7 मेगापास्कल एंड एक्सपेंड टू द 0.7 मेगापास्कल। ठीक है, it is then reheat at constant pressure at 420। तो पहला जो हमारा है वो कितना पे है, इतना पे है, दूसरा कितना दे रहा है, इतना प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है। टू सुपर हीटेड स्टेट बिफोर एंटरिंग टू स्टेट सेकेंड, तो बिफोर एंटरिंग टू स्टेट सेकेंड के जो है इसके एंटर करने पे और इसके एंटर करने पे हमको डिटेल पता हुआ है, मतलब इस पे दिया हुआ है 0.7 बार और 440 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे दिया हुआ है 8 बार और 8 मेगापिस्कल और जो है 480 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब कह रहा है कि वेयर इट्स एक्सपेंड टू कंप्रेसर प्रेशर ऑफ सॉरी कंडेंसर प्रेशर ऑफ 0.008 मेगापिस्कल। अब देखो कंडेंसर का जो है दे दिया है, प्रेशर दे रखा है, ठीक है, और कितना दे रहा है, नेट पावर आउटपुट कितना दिया हुआ है, 100 मेगा वाट दिया हुआ है। अब कह रहा है माय डियर फाइंड आउट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। ठीक है, मेन फ्लो रेट ऑफ द स्टीम इन किलो जूल पर आवर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द कंडेंसर। तो ये आप पढ़ना है, तो अब इसको देखो, समझो इसको। अब देखो, अब आपको आना चाहिए स्टीम टेबल देखना। फ्रॉम स्टीम टेबल से अपने आगे भी अगले लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या फिर हो सकता है इस लेक्चर को इसको न्यूमेरिकल्स को भी मैं होल्ड करके फिर मैं रीजनरेटिव पढ़ा दूंगा, फिर पढ़ाऊंगा। जस्ट ये थोड़ा है, मैं थोड़ा बता दूं कि आपको स्टीम टेबल आपको देखना शुरू कर दीजिए। देखिए अब इस पे हमने एंथैल्पी निकाल लिया, एंट्रोपी निकाल लिया, इस पे हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी कहाँ से निकाला है, ये सब टेबल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, टेबल से निकल के आ रहा है। डेटा गिवन नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको टेबल मिलेगा, आप वहां से आपको देख पता होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0.7 बार पे हमने क्या, ये HF, HFG और SF और HG, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जब ऐसे कर्व बनता है, मैं आपको बताते चलूँ, जब ऐसे कर्व बन रहा है तो ये जो पोर्शन है इस पे, इस पॉइंट पे जो मिलता है वो हमारा क्या होता है, फ्लूइड होता है। SF से डिनोट करते हैं, ये जो होता है वो क्या होता है, SG होता है या HSG होता है, और इनके बीच में जो मिलता है वो FG होता है। वेट रीजन होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी रहता है, मतलब इसमें क्या, वाटर प्लस वेपर, लिक्विड लिक्विड प्लस वेपर, इसको बोलते हैं लिक्विड प्लस वेपर। ये हमारा लिक्विड, ये हमारा वेपर। तो ये आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा, एज्यूम कर लूंगा कि आपको ये पता है। ठीक है, ये सारी चीजें पता है, SFG SG। सिमिलरली आप इस पे देखेंगे तो सारा डेटा आप निकाल लेंगे। अब ये जब सारा डेटा निकल जाएगा, सारा डेटा निकाल लेंगे हम लोग, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, अब हमको सारा डेटा मालूम चल जाएगा। देखिए ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए सारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 8 है, यहाँ पे ये प्रेशर दिया हुआ है, इतना टेम्परेचर दिया, इतना दिया। आप एक बार ग्राफ समझ लोगे बेटा ना, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी, बड़ा बड़ा सा न्यूमेरिकल आप चुटकी में निकाल सकते हैं। तो ये H1 आ जाएगा आपका, H3 निकाल लिया आपने, सब आपने टेबल से निकाल लिया। अब बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला रखते जाइए और ये प्रोसीजर को फॉलो करते जाइए, आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला देखिए सब अपने प्योर सब्सटेंसेस जब पढ़ाया होगा सर ने ना, तो आपको ये बताया होगा सर ने, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है या प्योर फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिए, ताकि जब मैं अगले लेक्चर पे मिलूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो और मैं आपको न्यूमेरिकल जो है समझाने में मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन ये एडवाइस है सबसे कि ज़रूर एक बार आप लोग सभी लोग प्रीवियस जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको एक बार आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। ये है।
पूरा यहाँ से यहाँ तक आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे रीजनरेशन इन रैंकाइन साइकिल। रीजनरेशन से क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी तो डेफिनेटली इंक्रीज होता है, अब डिस्कस करेंगे। वर्क आउटपुट भी इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो मेजर क्या काम करता है। तो हम लोग अब अगला लेक्चर हमारा जब होगा तो वो होगा रीजनरेशन पे, रीजनरेशन इन द रैंकाइन साइकिल, उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।